आप मोबाइल नंबर देखकर लोगों के लाइफ के बारे में बता देते हैं। अब आप ये देखिए कि ऋतिक रोशन ने आर से पहले एच क्यों लगाया, वो आर के बाद भी कुछ लगा सकता था। यही साइंस लोगों को नहीं पता है। आपके पैदा होते ही नंबर आपके साथ, आपको डेट मिल गई, डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका मंथ आ गया, ईयर आ गया। आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक रोल नंबर से जाने जाएंगे, तो नंबर सिस्टम आपकी लाइफ से जुड़ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3 साल पहले उन्होंने अपना लोगो चेंज किया। उससे पहले दूसरा लोगो था, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के पीछे जो बना हुआ, ठीक है, और उसके अंदर सिल्वर कलर डाला। आज जो उसकी गाड़ी बिकती भी नहीं थी वो भी एडवांस में बिकती। सन फीस्ट है, उगता हुआ सूरज है। उसके बाद उसके अंदर कलर क्या है, वो कलर जो उस कंपनी के ओनर से मैच करते कि नहीं करते, उसकी वाइब्रेशन से मैच करते नहीं करते। उस समय फीस आई थिंक 75,000 से ऊपर थी। उस जमाने में 75,000 देना तो मेरे को बहुत ये हो रहा था कि कैसे मैं कहूँ कि मेरे फादर ही इतनी बड़ी फीस अरेंज करेंगे। सर ने मेरे को स्पेशल बुलाया कि बेटा आप वो जॉब छोड़ाओ। मैंने कहा सर मैं अभी वहाँ परमानेंट नहीं हुआ हूँ, 1 महीना है। उन्होंने कहा फिक्र मत कर, तू मेरे पास आ जा। तो मैं वहाँ जॉब छोड़ के आ गया। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब हमने एस्टेब्लिश करी। सबसे बड़ी बात हमें अच्छी मिली कि जो कंपनी बनाने वाली थी, नॉर्थ इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है सैम्प इंडिया, जिसने पहली अनफॉर्चुनेटली 2001 में मेरी लेफ्ट किडनी की सर्जरी होगी। देयर वाज मोर देन 45 स्टोन्स और मेरे यूरिन पाइप बाईबर्थ ब्लॉक थे। तो मेरी 12 घंटे की सर्जरी हुई, ट्रिपल सर्जरी। उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आया कि व्हाई दिस हैपन टू मी, तो पता लगा शनि की महादशा चल रही। बट सबसे बड़ी बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि शनि खराब है, लेकिन आप ये बात नहीं समझे। मेरी 35 साल तक की एज में मेरे को किसी ग्रह ने ये नहीं बताया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, कभी बीमार नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि ने आते ही बताया। अगर थोड़ा सा और लंबा चला जाता तो मेरी किडनी डैमेज हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कपूर, फाउंडर एंड CEO ऑफ तुषार जेम्स। आप देख रहे हैं फाउंडर जर्नी विद रवि कपूर। हम अपने पॉडकास्ट पे ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो 2023 में पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुए। वो एक इन्वेस्टर हैं, एक फाउंडर हैं, एक एजुकेटर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और लोगों को IPO तक लाने में मदद करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं अतुल भारद्वाज जी का। नमस्कार सर। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, और जैसे कि मुझे पता है कि आप अपने परिवार में बड़े हैं और आपने बहुत ही कम उम्र में अपनी लाइफ में स्ट्रगल शुरू कर दिया था। तो परिवार में बड़े बेटे होने के नाते आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां आई, तो आपको क्या एहसास हुआ उस टाइम? ऐसा थी ये हुआ कि देखिए, ये मतलब पूरे हमारे भारतवर्ष की कहानी है। जो परिवार का बड़ा बच्चा होता है तो उसके लिए परिवार के जो काम है, क्योंकि किसी के पिताजी अगर समय नहीं दे पा रहे, जैसे मेरे फादर की जो जॉब थी वो बहुत ही ऐसी जॉब थी, सुबह निकलना 7 बजे, क्योंकि उन्होंने 7 वाइस चांसलर का सीक्रेसी ऑफिस हेड किया 35 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पूरे वर्ल्ड में एक रैंक है। तो उनका जो वर्क बहुत ही स्ट्रगलफुल रहता था। सुबह निकलना, फिर वहाँ VC के रेजिडेंस पे जाना, फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को आने का पता नहीं होता था कि 7 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे। इवन सैटरडे संडे भी, क्योंकि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को जो चला रहे हैं तो उसके काम देखने के लिए तो उनके पास इतना काम रहता। तो धीरे धीरे उस कारण क्या हुआ कि जो परिवार के जो कार्य थे वो मेरे ऊपर आ गए, क्योंकि रिश्तेदारी में जाना या कहीं पे भी कुछ करना। इवन मतलब 5th क्लास में मैं साइकिल पे राशन लाना, या उस समय आटा पिसाते थे, तो ये सारे काम तो उसी समय। और ये एक इतनी बड़ी बात थी कि मेरे को इतनी जल्दी जो है ना वो लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया जो लोगों को जाके 20-25 साल में होता है। तो वो एक्सपीरियंस हो गया। छोटे भाई बहनों के लिए करना, छोटे भाइयों को अगर स्कूल छोड़ने जाना है तो साइकिल पे छोड़ के आना उस समय। तो ये सारे काम करते करते मेरे लाइफ में वो परिपक्वता आ गई जो लोगों को बहुत टाइम में मिलती है। तो मैं मैच्योर हो गया। तो मतलब आपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाई और धीरे धीरे आपको लगा कि मतलब मैं मैच्योर हो गया हूँ। हाँ। तो जैसे आपने कॉलेज में कॉमर्स चुनी, और आज भी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करवाते हैं, तो आपने कॉमर्स क्यों चुनी आपने? ये ऐसा था, वैसे तो शुरू से मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, 1st से 5th तक। वो उस एरिया का नंबर 1 स्कूल था। और उसके बाद जब दिल्ली के 4 मॉडल स्कूल थे, ये लुडलो कैसल बोलते हैं इन्हें, तो इसमें जो मेरा वाला स्कूल था जहाँ मैंने एंट्रेंस दिया था, 6 में जाने के लिए एंट्रेंस होता था।
तो वो ये सिविल लाइन पे आईपी कॉलेज के पास ही है, बिल्कुल रेड लाइट पे। तो यहाँ पे मैंने एंट्रेंस दिया और मतलब मानेंगे नहीं, हमने देखा भी नहीं कि रिजल्ट आया नहीं आया, बट वहाँ से प्रिंसिपल साहब का मेरे फादर के पास फ़ोन आया, कभी आप एडमिशन के नहीं आ रहे, इसने टॉप किया। तो वहाँ जाके फिर मैंने एडमिशन लिया और 6 से, और सबसे बड़ी बात ये 9th 10th में उस समय दिल्ली गवर्नमेंट ने जो हमारा पहला बैच था जिसमें साइंस और मैथ इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुई, तो मैं पहले बैच में था। और मैं जनरली 1st से 8th तक 1st 2nd 3rd में ही आता रहा। 8th में भी जब मैं 2nd आया तो स्कूल की तरफ से NTSC का जो एक एग्ज़ाम होता है जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए मेरे को सिलेक्ट किया गया। बट ये था कि वो मेंटरशिप नहीं थी हमारे पास, तो हमने तैयारी नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि क्या है। एग्ज़ाम दिया बट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद था जब आया 11th के, अब आपने क्या लेना है। बट मेरा जो माइंड ब्लेंडिंग थी वो इंजीनियरिंग लेवल की थी, जो सोच थी, क्योंकि मैं सोचता था कि जैसे ये देखा किसी ने हवाई जहाज बनाया, ये करा, तो बहुत तरह के जो है ना सपने दिमाग में आते रहते थे। बट ये था कि उस समय साइंस को लेना ये था कि फैमिली की कंडीशन देखनी थी। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे 2 छोटे भाई और एक सिस्टर थी। तो एक गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को पढ़ाना, और इंजीनियरिंग में आप जानते हैं कि लाखों की फीस जाती है, और उस समय बहुत लिमिटेड ही कॉलेज थे। तो बस फिर सोच साच के और लोगों से डिस्कस करके तो मैंने कॉमर्स ले ली। तो कौन से कॉलेज से आपने मैंने उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज, ओके, तो वहाँ से बीकॉम करी मैंने। राजा गार्डन। हाँ जी, राजा गार्डन में। तो आप दिल्ली यूथ एंटरप्रेन्योर के मेंबर भी रहे हैं? हाँ, वो ये क्या है, जब मैंने बीकॉम कर ली 86 में बीकॉम होते ही, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक वहाँ पे एक गेट है आर्ट्स फैकल्टी का, वहाँ पे एक छोटा सा खोखा था उस समय में। ये दिल्ली यूथ एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है एक, जो एक ये कुछ लोगों ने मिलकर क्लब बनाया था। तो वहाँ पे सस्ते रेट पे रजिस्टर देते थे बच्चों को। वो रजिस्टर शायद उस समय 60 पैसे या 90 पैसे का होगा, ये 86 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे रजिस्टर बिकते थे, स्टेशनरी बिकती थी और बुक्स बिकती थी। तो उसका जो पूरा चार्ज उन्होंने मेरे को दिया कि आप इसको सेंटर को संभालो और इसकी सेल को मैनेज करो। और उस ज़माने में आप मानेंगे नहीं कि 10 से 15 हज़ार की पर डे की सेल होती थी। हाँ, तो उसको मेरे को मैनेज करके और सारे काउंटर से पैसे लेके उनका हिसाब किताब करके SBI की ही ब्रांच थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ सबमिट करके आना। तो यहाँ पे 6 महीने मैंने इस तरह के काम को सीखा। तो अपनी पहली जॉब के बारे में कुछ बताएं। हाँ, यही मेरी पहली जॉब थी। अच्छा, ये आपकी हाँ, पहली ये जॉब थी? मेरी पहली जॉब थी बीकॉम से निकलते ही, क्योंकि ये था कि वैसे मेरा और पढ़ने का मूड था, लेकिन ये था कि बड़े होने के नाते तो मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब अपने फादर के साथ मैं कुछ हिस्सा बनूं, कुछ इनकम जनरेट करूं, जिससे जो अपने भाई बहनों के लिए और कुछ अच्छा कर सकूं। तो ऐसे स्ट्रगल करते करते मतलब लाइफ में कई बार रिजेक्शन भी मिली होगी आपको? देखिए, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं, और रिजेक्शन ही वो टाइम है जो आपको ये बताता है हाउ टू गेट सक्सेस। क्योंकि जितनी आपको रिजेक्शन मिलेगी उतना आपका माइंड काम करेगा। मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम नहीं समझा, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब है जब वो आपके दिमाग में है। आपके दिमाग में आप सोचेंगे तो प्रॉब्लम है, आपने सोचे ही नहीं तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी करते करते मतलब आपने अपनी पहली जॉब की, तो और नेक्स्ट स्टेप क्या रहा आपकी लाइफ में कि कैसे आप? नेक्स्ट स्टेप ये रहा कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट है। ओके। तो वहाँ जो प्रोफेसर महेश्वरी, जो आई थिंक उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त लैब बनाई हुई थी जहाँ पे बच्चों को वो MSc और PhD कराते थे। ओके। तो लेकिन उनका मानना ये था कि जो उनके रिसर्च वर्क के लिए केमिकल्स चाहिए होते थे, ओके। तो वो इंडिया से नहीं परचेज करते थे, क्योंकि वो कहते मेरे को बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो उस समय के केमिकल ईमर्क और सिग्मा, ये 2 कंपनी थी, एक UK में और एक USA में। तो हम क्या करते थे, उसको इम्पोर्ट करते थे वहाँ से। ओके। तो उस प्रोसेस में जब मैं यहाँ पे जॉब करने लगा, तो जो मेरे ऑफिसर थे दीपक सर, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि ये बिल्कुल नया काम था, मैंने आज तक नहीं करा था। तो उन्होंने मेरे को हेल्प की, समझाया। तो उस समय में हमें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले हमें मिलता था एक सर्टिफिकेट NMI, नॉट मेड इन इंडिया। ये हमारे को गवर्नमेंट से मिलता था। वो सर्टिफिकेट पहले मैं प्रोक्योर करता था शास्त्री भवन से जाके, कि जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ये आइटम इंडिया में नहीं बनती है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे
फिर हम इंपोर्ट के लिए एलसी खोलते थे और ऑर्डर देते थे। उसके बाद क्या होता था, बीइंग एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम रिसर्च वर्क के लिए सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे को एक सर्टिफिकेट मिलता है सीडी की, कस्टम डिडक्शन एग्जेम्पशन। तो हमारे ऊपर कोई कस्टम नहीं लगता था। तो वो सर्टिफिकेट भी हमें अरेंज करना होता था, वो सर्टिफिकेट भी मैं अरेंज करके लाता था। उसके बाद क्या होता था, जब हमारा इंपोर्ट हो जाता था, तो ये उस समय की बात है, तब सेंटूर होटल के पास ये इनका सेंटर होता था, तो वहाँ पे इंपोर्ट आके पैकेट वहाँ पड़ा रहता था। तो हमें क्या करना, जैसे जो ये क्लियरिंग एजेंट होते हैं इनका काम होता था, वही सेम हमारा काम हो गया। हमारे को एक बिल ऑफ एंट्री होता है, वो भरना पड़ता है, कस्टम ऑफिसर के पास वो सबमिट करना पड़ता है, कस्टम ऑफिसर उसे देखता है, फिर ओके करता है। उसके बाद जहाँ हमारा सामान पड़ा है वहाँ पे इंस्पेक्टर होते हैं, वो ये देखते हैं कि आपका जो इनवॉइस आया है उस इनवॉइस के हिसाब से आपके बॉक्स के अंदर वो आइटम है कि नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये गड़बड़ होती है कि आपने इनवॉइस कुछ और बना लिया और आइटम कोई और महंगा बनाया। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि नहीं तो आप इंपोर्ट में इनवॉइस कुछ बनाएंगे, सामान कुछ खरीद लें। बिल्कुल। तो इसलिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो बट हमारे क्या थे, केमिकल्स होते थे, ये हजारडियस आइटम है, तो इसको रखा भी ऐसी जगह जाता था कि जहाँ पे आम आदमी ना जाए कि उसको प्रॉब्लम हो। तो हमारे जो केमिकल्स थे इनका कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता था। बट ये था कि भाई आपको पता ही है गवर्नमेंट सेक्टर है, सब जगह होता है कि हाँ भाई हम आपका बिल पास कर देंगे, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो, जैसे भी है। तो मैंने बोला सर मैं तो देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हूँ और सरकार के लिए और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हम तो कुछ दे नहीं सकते, बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे ये जो बिल सारे ओके हैं, एवरीथिंग ओके, कहीं भी परचेज में कोई गड़बड़ है अगर आपको लग रही है तो आप बताइए। तो वो फिर उनसे फिर ये कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपका बात करने का तरीका, अगर आप किसी से एक ढंग से बात करते हैं तो वो आपसे कन्विंस हो जाता है। तो वो वहाँ पे शर्मा जी थे जो एक इंस्पेक्टर, और उनके साथ मेरा बस एक फ्रेंडली रिलेशन हो गया, और मतलब मेरा काम बस 5 मिनट में हो जाता था, और मैं वो छुड़ा के फिर लिया। और उस समय में आप मानेंगे नहीं, हमने एक जापान से पोलोराइड कैमरा इंपोर्ट किया था 40,000 का, क्योंकि उस समय रिजल्ट चाहिए होते थे। वो हमारे जो साइंटिस्ट थे सीनियर सर, वो कहते थे कि हमें उसी समय, जैसे अभी पत्ता रखना है उसकी फ़ोटो निकाल के उसी समय देखना है। तो हमने 40,000 का कैमरा उस समय में 87 में मंगाया। और सबसे बड़ी बात ये थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST एक डिपार्टमेंट है, उससे अलग की ग्रांट आती थी इन सब परचेज के लिए। तो हमारे को कहीं देखना नहीं पड़ता था कि हमारे पास पैसे की कमी है। और आप मानेंगे नहीं, उस समय मेरे को DLY गाड़ी मिलती थी, उस समय एम्बेसडर चलती थी जिसका DLY नंबर होता था। अच्छा। वो सिर्फ हम मेरे को मिलती थी कि आप गाड़ी लेके जाओ, जो भी काम करना है करो, जितना पैसा खर्चा होता करना, और आपका दिन का खाने का खर्चा सब कुछ वो डिपार्टमेंट उठाता था। तो वहाँ मैंने 6 महीने काम किया। तो आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हाँ। और आपने उस ज़माने में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे की? कंप्यूटर ये कि जैसे ही मैंने बीकॉम करी तो इधर जॉब में भी लग गया। इन द मीन टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, तो उनका विजन बहुत बड़ा था, और उन्होंने कंप्यूटर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो उसी समय दिल्ली में 2 इंस्टीट्यूट खुले, एक NIT और एक दूसरा। तो इसमें 9 मंथ्स का एक PG डिप्लोमा था। तो फिर मेरा इंटरेस्ट जगा, तो मैं दोनों जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आया, और दोनों जगह ही मेरा सिलेक्शन हो गया। बट बाद में क्या था, NIT में मैं इसलिए नहीं गया, दूसरे इंस्टीट्यूट ये आहूजा कंसल्टेंसी करके था, ये नेहरू प्लेस में था, और एक ब्रांच इनकी करोल बाग के पास थी। तो ये क्या थे, मेरे फादर को जानते थे, ये IT में प्रोफेसर थे। तो बीइंग एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे फादर का इन लोगों से मिलना जुलना रहता था, तो उन्होंने बोला कि सर आप यहाँ भेज दो, फीस का कुछ कंसेशन हो जाएगा, और हम भी सेम वही प्रोग्राम करा रहे हैं जो NIT करा रहे हैं। तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। और उस समय मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये था कि उस समय फीस आई थिंक 75,000 से ऊपर थी और उस ज़माने में 75,000 देना तो मेरे को बहुत ये हो रहा था कि कैसे मैं कहूँ कि मेरे फादर ही इतनी बड़ी फ़ीस अरेंज करेंगे। बट उन्होंने मेरे को ये बोला नहीं नहीं तुम जो करना चाहते हो करो, फ़ीस की टेंशन मत लो। तो ये मैं सबसे बड़ा जो श्रेय उनको देना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, जो ये इस इंडस्ट्री में आया, कंप्यूटर को मैंने सीखा, तो ये सब उनकी वजह से है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जब मैं जॉब कर रहा था, अब ये कोर्स वहाँ मॉर्निंग में था, तो उसके चक्कर में मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। तो 3 महीने जब मैं ये करता रहा तो मैंने उन्हें बोला कि सर किसी तरह से इवनिंग क्लासेज अरेंज करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपना जो पूरा दिन है वो कहीं जॉब करूँ, कुछ अर्निंग करूँ और शाम को करूँ। तो उन्होंने फिर ये
अपना एक इवनिंग सेशन स्टार्ट किया झंडेवालान में, एक ब्रांच में। तो फिर मैंने वहाँ इवनिंग कर लिया, फिर मॉर्निंग में एक दूसरी जॉब करी। उस समय मैंने जैसे एक सीता ट्रैवल है, टीसीआई करके कंपनी होती थी, एक ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की वो भी बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी। तो बिल्कुल कनॉट प्लेस में पालिका के सामने इनका एम ब्लॉक में ऑफिस था। वहाँ नियर अबाउट 30-35 लोग काम करते थे। तो मैंने बीकॉम करी हुई थी, तो मेरे को स्टार्टिंग में अकाउंट्स का काम मिल गया। तो वहाँ भी मैंने 3 महीने काम किया। मतलब मेरी जो जर्नी रही 3 महीने 6 महीने 3 महीने 6 महीने, अलग अलग डिफरेंट जगह पे काम किया, अलग अलग तरह की जॉब को सीखा, अलग अलग काम को सीखा। इसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यूसीएमएस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ ही बिल्डिंग थी। तो ये मेडिकल का कॉलेज है, जैसे मौलाना आजाद है। तो यहाँ पे एमबीबीएस पढ़ाया जाता है। बट जैसे किसी कॉलेज को एमबीबीएस कॉलेज को अटैच होना पड़ता है, तो इसको इसके साथ सफदरजंग हॉस्पिटल का अटैच किया गया, क्योंकि इंटर्नशिप होती है बच्चों की। तो वहाँ पे उस समय स्टार्टिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब थी। तो 2 कंप्यूटर थे, तो उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट लिया, वो एक इंग्लिश और उसका टेस्ट था, वो मैंने क्लियर किया। टाइप टेस्ट लिया, वो क्लियर किया। कंप्यूटर किया, वो क्लियर किया। उसके बाद मेरे को जॉब लग गई। तो वहाँ पे 2 कंप्यूटर। तो मेरा काम क्या होता था, जनरली जो डॉक्टर्स हैं, एक पीएसएम डिपार्टमेंट होता है, तो उनका क्या होता है, वो लोग कैंप लगाते हैं। कैंप लगा के वहाँ से जो जनरल लोग होते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं। तो वो सारा डाटा मेरे को पीएसएम डिपार्टमेंट वाले देते थे। तो उस समय सॉफ्टवेयर बहुत कम थे। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर था, उसमें मैं उनको मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि उनको रिसर्च के लिए चाहिए होता था, तो वो सारा जनरेट करके देता था। और अकाउंट्स की जो सैलरी स्लिप बनती थी, वो मैं एक्सेल 1 2 3 एक सॉफ्टवेयर था, तो उसमें जनरेट करता था। तो वहाँ पे मैंने नियर अबाउट 11 महीने काम किया। तो अब ये था कि मैं परमानेंट नहीं हुआ था, क्योंकि 1 साल का प्रोबेशन था। इन द मीन टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ये पहला ऐसा कॉलेज खोला, इसका नाम पहले था कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो ये 87 में ही स्टार्ट हो गया, अगस्त में। तो वहाँ पे डॉक्टर एस गुलशन, जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल थे। नहीं, कॉलेज की शुरुआत कैसे आपके माइंड में आई, कैसे ये मतलब कि इस कॉलेज ये मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक आइडिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कोलैबोरेशन किया। अभी तक जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेज हैं, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। उनकी जितनी फंडिंग आती है, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से। तो ये जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उस समय मुनीश रजा जी, तो वो भी बहुत विजनरी थे। तो उनका तब दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कुछ बातचीत हुई। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा, हम कॉलेज खोलना चाहते हैं, फंडिंग हम करेंगे 100%, बट डिग्री आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की रहेगी। तो उस समय ये पहला कॉलेज खुला। और डॉक्टर एस गुलशन ये ऑलरेडी 2 कॉलेजों के फाउंडर प्रिंसिपल रह चुके हैं। एक कॉलेज गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जो पहला कॉलेज था ये पीतमपुरम में, इसके फाउंडर प्रिंसिपल थे। इससे पहले इन्होंने भगत सिंह इवनिंग में बीकॉम स्टार्ट की। और ये बहुत सारी बुकों के राइटर हैं, 8-10 बुक्स हैं इनकी, और बहुत ही विजनरी थे। तो इन्होंने मीटिंग करके तो बोला कि कॉलेज खोलते हैं, और इसको मैं एक डिफरेंट लेवल का बनाऊंगा, क्योंकि वी वर द पायनियर टू स्टार्ट द मैनेजमेंट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। अभी तक जो मैनेजमेंट है वो एमबीए होती थी, तो बीए बीकॉम ये सारे कोर्स होते थे। तो इस कोर्स का नाम रखा गया बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्स स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ईयर तो 40 बच्चे वैसे ही लिए गए, क्योंकि बहुत जल्दी थी, समय नहीं था। उसके बाद हम इंडिया में पहले ऐसे कॉलेज थे जो हमने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होल्ड किया। हम खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करते थे, और इंडिया में 5 स्टेट में करते थे। तो आप ये देखिए, उस ज़माने में एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद होल्ड करना, और कॉलेज में लिमिटेड स्टाफ था। और मैं शुरू के 5 साल, कंप्यूटर तो मेरा एक डोमेन था, बट P2 प्रिंसिपल कोई नहीं था। तो सर का जो P2 प्रिंसिपल का काम मेरे पास था। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। हाँ, तो बट ये कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि डिफरेंट चीज़ों को सीखूं। तो और ये मेरा पैशन था, क्योंकि आप जब जितना काम करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। तो कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पेपर टाइप करना, उसके बाद प्रिंट कराना, उनके पैकेट बनाना, सारे सेंटर्स पे भेजना, आउटसाइड सेंटर्स के लिए टीचर्स को भेजना। एक बार मैं भी गया चेन्नई, तो कैसे वहाँ से ये सारा अरेंज करके फिर जब पेपर वापस आ गए, तो उस समय में जो चेकिंग होती थी वो मैनुअल चेकिंग होती थी। तो हम जो आंसर शीट थी, टीचर्स को एक शीट के ऊपर जो आंसर्स के जो होते थे वो कटिंग कर देते थे कि 1 से 4 तक है तो इसमें ये कटिंग है। तो वो
शीट उसके ऊपर रखते थे और वहाँ उन्हें जो नज़र आता था कि कौन सा राइट है उससे वो आंसर बनाते थे और उसके बाद उसे मैनुअली एक्सेल में डाल के फिर रिजल्ट बनाते थे। तो आज वो कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? आज वो क्या है कि कुछ समय पहले सरकार ने बोला कि आप अपने नाम के आगे शहीद सुखदेव लगा लो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए इतना किया तो उनका नाम कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो अब इसका नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल थे उनके विजन क्या था कि उन्होंने स्टार्ट किया समर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, जो कि उस समय कहीं नहीं था। तो समर ट्रेनिंग में क्या करते थे, हम जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 2 महीने की बच्चों की छुट्टियां होती थी, तो उसमें सर के पास 500 कंपनियों का डाटा था, क्योंकि उन्होंने एस्कॉर्ट में एज ए डायरेक्टर लेवल पे काम किया। यूथोपिया एम्बेसी, यूथोपिया कंट्री में वो एक यूनिवर्सिटी में एचओडी रहे, तो उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मेरे को डाटा दिया और बोला कि बेटा इसके ऊपर काम करो। तो मैंने उन कंपनियों से डायरेक्ट कनेक्ट किया और फिर अपने स्टूडेंट्स को वहाँ भेजना चालू किया 2 महीने के लिए कि आप जाओ वहाँ पे देख के आओ। क्योंकि एक चीज़ जो हमारी स्टडी है ना, वो अभी तक सिर्फ किताबी बेस है। हम किताब पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन बाहर आने के बाद हमें पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती तो है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज ये हमारे कॉलेज से स्टार्ट हुई। तो बच्चे जब जाने लगे, उन्हें पता लगा कि कैसे हम इंडस्ट्री में आएंगे तो कैसे। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय इंडस्ट्रियल टूर भी करवाए। हम बच्चों को लेके गए, मारुति में लेके गए, दिखाया हाउ जापानीज वेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हम एचएमटी की फैक्ट्री ले गए, उस समय चल रही थी नैनीताल के पास। वहाँ दिखाया कैसे अगर एक फैक्ट्री चल रही है, कैसे मैनेजमेंट है, क्या। तो एक ये जो प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये पाइनर है हम इस चीज़ में। उसके बाद आप मानेंगे नहीं कि जो बच्चे समर ट्रेनिंग करते थे, फाइनल ईयर होते होते वही कंपनियां उनको जॉब ऑफर कर देती थी। और डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल बनाया गया और एक पोस्ट गवर्नमेंट से मांगी उन्होंने कि मेरे को प्लेसमेंट ऑफिसर चाहिए, और वो सिर्फ हमारे कॉलेज में, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसलिए हमारी 100% प्लेसमेंट है। और विद इन ए 5 ईयर वी सरपास ऑल द कॉलेज। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो 50 साल से चल रहा है, नंबर 1 कॉलेज है कॉमर्स का, और मैं मानता हूँ वो है क्योंकि उसकी वर्थ है। लेकिन हमने जो चीज़ें डिफरेंट की, तो उस वजह से लोग श्री राम कॉलेज छोड़ के हमारे यहाँ एडमिशन लेने लगे। तो हम इंडिया का नंबर 1 बिजनेस स्कूल बन गए। आज भी अगर आप देखेंगे इंडिया टुडे की रैंकिंग में हम नंबर 1 बिजनेस स्कूल है। तो हम इस चीज़ को मान के चलें कि जो प्लेसमेंट ऑफ़र आज चल रहे हैं इतने धड़ल्ले से, हर कॉलेज में प्लेसमेंट है, इसकी शुरुआत आपने की है। यस। तो हम ये मान के चलें कि आप सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के फाउंडर हैं। नहीं, मैं फाउंडर मेंबर नहीं हूँ। कॉलेज तो गवर्नमेंट का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। बट स्टार्टिंग से जो हमारे प्रिंसिपल साहब और एक हमारे जो सीनियर टीचर थे डॉक्टर SK गोयल, वो पहले गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में ही थे सर के साथ। तो सर उनको लेके आए एज ए टीचिंग में। और एक विजेंद्र सिंह थे कंप्यूटर के, वो बाद में ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो क्योंकि टीचरों की भी ज़रूरत होती है और आपको कॉलेज चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे स्टाफ की ज़रूरत है। अच्छा, वहाँ कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश करनी थी। तो सर ने मेरे को स्पेशल बुलाया कि बेटा आप वो जॉब छोड़ाओ। मैंने कहा सर मैं अभी वहाँ परमानेंट नहीं हुआ हूँ, 1 महीना है। उन्होंने कहा फिक्र मत कर, तू मेरे पास आ जा, छोड़ गया। तो मैं वहाँ जॉब छोड़ के आ गया। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब हमने एस्टेब्लिश करी। तो आप मानेंगे नहीं, उस समय में 55,000 का एक विप्रो का कलर मॉनिटर वाला हमने 10 सिस्टम खरीदे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने लाखों की परचेज करी और एक बेस्ट बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर लैब बनाई बच्चों के लिए। और उस समय के जो हमारे के शुरू के 4-5 साल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे भी ना कंप्यूटर से भी हो गए, क्योंकि कंप्यूटर एक नई नई चीज़ आई थी। और आज की डेट में भी वो सारे इंडस्ट्री में जो है ना, वो IT सेक्टर में ही है। बड़ी बड़ी कंपनी, वर्ड की, ओरेकल हो गई, ऐसी जितनी कंपनी हैं उन सब में बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत प्राउड होता है कि हमारे बच्चे वर्ल्ड की ऐसी कोई सी कंट्री या कंपनी नहीं है जहाँ पे हमारे कॉलेज के बच्चे बड़े। और अभी की एक बात है, लास्ट ईयर की बात है, नील चंदानी ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल दिया था कि फर्स्ट टाइम में लास्ट ईयर 4 गोल्ड मेडलिस्ट IIM में वो हमारे स्टूडेंट थे। जो हमारे यहाँ से BMS करके गए थे। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। तो उसने इतना बड़ा आर्टिकल दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में कि नाउ फॉरगेट अबाउट IIT, थिंक अबाउट सुखदेव कॉलेज। इसके लिए तो बहुत तालियां के आप भागीदार हैं। तो आपकी लाइफ इतनी लंबी एजुकेशनल जर्नी रही, तो आज के जेंजी बच्चों को, 18 साल का कोई बच्चा अगर पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इससे पहले ना मैं कॉलेज की जर्नी में
जो और लोगों का योगदान रहा है। तो डॉक्टर आशीष गुलशन तो 5 साल तक रहे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो उसके बाद हमारे यहाँ डॉक्टर RM सिंह आए, ये एक दूसरे कॉलेज से आए थे, ये प्रिंसिपल बने। तो इन्होंने 10-15 साल काम किया और वो भी बहुत डैशिंग प्रिंसिपल थे और उन्होंने कॉलेज को और आगे बढ़ाया। देखिए, आप अगर एक ऊंचाई पे पहुंच गए वो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस ऊंचाई को मेंटेन करना और उससे ऊपर जाना, ये सबसे बड़ी बात है। आप उस ऊंचाई से नीचे आ गए तो फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई। तो उन्होंने उस ऊंचाई को मेंटेन रखा, उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश की। तो जब तक वो रहे, उन्होंने पूरे कॉलेज का मतलब जो भी था, किसी को भी उन्होंने अथॉरिटी दे रखी थी, आपको जो अच्छा लगता है वो काम करो। इसके बाद क्या हुआ कि हम जो थे ना, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में थे, एक छोटी सी बिल्डिंग थी हमारी, क्योंकि नया कॉलेज खुला था। एक स्कूल की बिल्डिंग हमारे को विवेक विहार में कोने पे दे दी थी, झिलमिल कॉलोनी बोलते थे उसे। तो उसके बाद बड़े दिनों तक बात चलती रही कि भी लैंड मिलेगी, गवर्नमेंट से लैंड मिलेगी। तो हमें कहीं आसपास लैंड नहीं मिली, इस दिल्ली में था कि इस दिल्ली में मिलेगी, नहीं मिली। तो बड़ी मुश्किल थे उस समय। जो हमारी प्रिंसिपल बनी उसके बाद डॉक्टर राम सिंह के बाद डॉक्टर पूनम वर्मा, शी इज़ ऑल्सो वेरी विजनरी। तो उनका विजन भी बहुत था कि कॉलेज को एक बड़े लेवल तक ले जाना। तो उन्होंने बहुत भागदौड़ करी और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने हमारी 5 एकड़ लैंड, वैसे हमारे को 8 एकड़ मिलनी थी, बट वो ट्रंकेट कर दी गवर्नमेंट ने। अगर 8 एकड़ बनती तो हम थोड़ा और बड़ा एक कैंपस बना सके, लेकिन 5 एकड़ मिली हमारे को रोहिणी में, सेक्टर 16 में। और उस समय बीइंग एज फाउंडर मेंबर, तो प्रिंसिपल मैम ने मेरे को ये चांस दिया कि बेटा आप इसमें जो भी हेल्प कर सकते हो, अपनी पर्सनल, आपको इतना एक्सपीरियंस है कॉलेज को यहाँ तक लाने में, तो उसका नक्शा बनने से लेके और जो बिल्डिंग खड़े करने तक, तो मैं उस कमेटी में रहा, सारी परचेज कमेटी में रहा, फर्नीचर की परचेज कमेटी में रहा। तो मेरा मतलब विवेक विहार से वहाँ अटेंडेंस लगाने के बाद रोहिणी आना होता था और हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे जो पूरी टीम होती थी, जो ये आपके PWD के जो चीफ होते हैं, जिनके अंडर पूरा कॉलेज बनता है, और आपकी जो कंपनी है जो बना रही है। सबसे बड़ी बात हमें अच्छी मिली कि जो कंपनी बनाने वाली थी वो नॉर्थ इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है, सैम इंडिया। हाँ, जिसने पहली मेट्रो बनाई है शादरा वाली। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टीम कितनी अच्छी होगी। और हमारे को ये बहुत सौभाग्य रहा कि उन्होंने 2 साल के अंदर ये बिल्डिंग खड़ी कर दी। और आज अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे भी फोटो है तो बिल्कुल 5 स्टार की तरह है, इंटरनल भी 5 स्टार है। और आई थिंक शायद इंडिया में पहला गवर्नमेंट कॉलेज होगा जिसके क्लासरूम भी पूरे फुल्ली एयर कंडीशनड है। तो अब हम बात करते हैं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो आप मोबाइल नंबर देखकर लोगों के लाइफ के बारे में बता देते हैं। हाँ जी। तो अब क्या अध्यात्म और विज्ञान का ये जो तालमेल है हमारी लाइफ में कैसे प्रभाव डालता है? देखिए, मेरे शुरू से ना शौक रहा है लर्निंग का। तो लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मैंने अभी एक बुक थी जिसमें मेरी बायोग्राफी है, तो वो मैंने तब के बारे में लिखा हुआ है 78 में, मैन आई वॉज इन 8th क्लास। तो मैंने उसमें एक लाइन लिखी हुई, एक तो पहली, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। ओके। तो ये सबके पास नहीं होती, ठीक है, ये जो गॉड गिफ्ट होती है। दूसरा मैंने उसमें लिखा है, वो मेरा ना एक पैशन था एवरीवेयर टू बीइंग ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे किसी पार्टी में हूँ, चाहे किसी प्रोग्राम में हूँ, वो दैट ड्यू टू आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स। तो उस समय मैंने लिखा है कि पीपल केम टू मी व्हेन गूगल वाज नॉट देयर। तो आज भी मेरे जान पहचान के जो लोग हैं वो मेरे से रास्ता पूछते हैं, ये नहीं लगाते GPS। क्योंकि उस समय में मैं, आप ये लगाइए 8th क्लास में, वो मेरा एक पैशन था। आई एम फूड से भी ऑल्सो। तो छोले भटूरे कहाँ मिल रहे हैं सबसे बढ़िया, तो वो ढूंढना। उसके बाद कहाँ पे आपको चाउमीन, जब दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट हुई बस अड्डे पे जो तिब्बतियों की मार्केट है, तो वहाँ पे ये लेके आए। तो 8th क्लास में मैंने खाई, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि भाई ये एक चीज़ आई है, खा के देखो। तो इससे मतलब दिल्ली की सड़कें, और वीडियो गेम आती थी, बड़ी बड़ी वीडियो गेम, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालते थे, खेलते थे। तो ये गोलचा पे पास एक शॉप थी वहाँ, और एक शॉप थी आपका कनॉट प्लेस में। तो ये शॉप ढूंढी, फिर वहाँ जाते थे, फिर वहाँ खेलते थे। तो ये सारा पैशन रहा। तो उस समय में मतलब आधी दिल्ली से ज़्यादा घूम ली, सब रोड घूम ली, बसें देख ली, कौन सी कहाँ जा रही है, क्या है। तो एक पैशन रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 87 में मैंने PG डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, तो तभी उस समय पहला सॉफ्टवेयर आया था लियो। ओके। हाँ, ये एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर आया जो जन्मपत्री बनाता था।
ओके। तो जनरली उस समय में तो लोग नहीं थे, तो मेरे को मौका मिला कुछ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के उनके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, क्योंकि उस समय टीडीएस प्रोसेस था, इतना आसानी से इंस्टॉल नहीं होता था। अब तो विंडो हो गया, सेल्फ है, आप बटन दबा दिए, बच्चा भी दबाता जाएगा, ओके ओके करता जाएगा, विंडो हो गया। तो उस जमाने में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वॉज ए टफ जॉब। तो वो ड्यू टू दैट तो मेरा कुछ अच्छे अच्छे लोगों से, एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, उनके बाद बैठना हुआ, मिलना हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जो ज्ञान फेस टू फेस और मुंह से मिलता है वो बुक से नहीं मिलता। तो बहुत सारा ज्ञान मेरे को वहाँ से मिलता रहा। और अनफॉर्चुनेटली 2001 में मेरी लेफ्ट किडनी की सर्जरी हो गई। देयर वाज मोर देन 45 स्टोन्स और मेरे यूरिन पाइप बाई बर्थ ब्लॉक थे। तो मेरी 12 घंटे की सर्जरी हुई, ट्रिपल सर्जरी। तो उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आया कि व्हाई दिस हैपन टू मी। तो पता लगा शनि की महादशा चल रही थी। बट सबसे बड़ी बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि शनि खराब है। अब मैं किसी और को वो तो बोलेगा कि शनि की महादशा चल रही थी, इसने ऑपरेशन करा दिया आपका। लेकिन आप ये बात नहीं समझे, मेरी 35 साल तक की एज में मेरे को किसी ग्रह ने ये नहीं बताया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, कभी बीमार नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि ने आते ही बताया कि भाई ये प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा और लंबा चला जाता तो मेरी किडनी डैमेज हो जाती। तो कैसे उसने मेरे को इस प्रॉब्लम का बताया और मेरे टाइम पे सर्जरी करा दी, और ये कि मेरी किडनी डैमेज होने से बच गई। तो ये सब देखने के बाद फिर मैंने स्टडी करा कि हाँ, कोई माने चाहे ना माने, जो हम हैं हमारे को गौन करते हैं ये जो 9 प्लेनेट है, बिल्कुल पूरे ऊपर जो घूम रहे हैं। और मतलब चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, लखपति हो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है वो उस पावर को मानता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है। बिल्कुल। तो उसे मानना पड़ता है कि ये पावर है। क्योंकि आप ये देखिए, तो अगर इतनी बड़ी साइंस है, आपका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप देख रहे हैं इतने ग्रह अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक भी इधर से उधर नहीं होता, न टकराता है। तो कोई एक शक्ति, कोई पावर होगी, उसे आप चाहे गॉड कह लें, भगवान कह लें, अल्लाह कह लें, ईसा मसीह कह लें, वाहिगुरु कह लें, तो वो एक पावर है। आप कोई माने ना माने, गॉड है नहीं है, कहाँ नहीं है, दिखता नहीं है। अब उसके लिए ये बताना चाहूँगा, अब जैसे एक गुरु जी थे, तो बच्चे पूछते भगवान है कहाँ, मैं तो नजर ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, घी कहाँ से निकलता है? दूध है। दूध को आपने गर्म किया, उसको जमाया, फिर दही बनी, दही से आपने उसका मक्खन निकाला, मक्खन से घी निकाला। तो भगवान वहाँ, जब आप अपने आप को मथ लोगे उस लेवल तक, वहाँ पहुँच जाओगे, आप घी बनने के लेवल तक पहुँचोगे, तब आपका आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। तब पता लगेगा कि भगवान क्या है। भगवान नज़र नहीं आता, उसको ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी साइंस है। तो ये सारी मतलब मेरा शौक़ रहा बड़े बड़े लोगों से, जो मतलब ये मेरा शौक़ है, नेट पे ढूंढता हूँ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया में स्पेशल है, जिसके पास अलग नॉलेज है, और कोशिश करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य भी रहा कि ऐसे लोगों से मेरा मिलना हुआ जिनके डिसाइपल्स यूएसए में, कनाडा में, जिनकी कम से कम 1.5-2 लाख के कोर्सेज हैं। और ऐसे लोगों से मेरा पर्सनली मिलना भी हुआ और उनसे ज्ञान भी मिला। तो ये मेरा पैशन रहा। तो मतलब लर्निंग आज भी छोड़ी नहीं आपने? हाँ, देखो मैं कहता हूँ लर्निंग जो प्रोसेस है ना, लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। अगर आप सीखते रहोगे तो, और आपके सीखने का जो चीज़ है ना, आपकी जो नॉलेज है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, कोई ले नहीं सकता। हाँ, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। और एक लेवल पे जब आप पहुँचोगे तो उस नॉलेज को आप बांटो। सबसे बड़ी बात है, जब अगर आपके पास नॉलेज आ गई है तो उसको स्प्रेड करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे लोग समझें कि ये भी एक साइंस है। तो इसी तरह करते करते जब मैंने देखा कि बर्थ चार्ट में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते, और अब आप कहेंगे न्यूमरोलॉजी ये एक छोटी साइंस है, इसमें क्या है कि बहुत जल्दी आप एक चीज़ों को निकाल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट साइंस है। मतलब वो कहते हैं समुद्र इतना गहरा है ना, अभी तक आप पढ़ते जाओ, उसमें इफ बट है, एक ग्रह की दृष्टि है, उसकी यहाँ है, फिर ये ग्रह ये कर रहा है, ये ग्रह ये कर रहा है। तो वो एक इतनी वेस्ट साइंस है कि वो जो रेमेडीज़ हैं वो हम लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है। जॉब वाला बंदा, उसे बोल दो कि सुबह इतने 1 घंटा मंत्र करना है आपको, उसके बाद आपको महीने में 1 बार हवन करना है, तो समय नहीं है उनके पास। या फिर ये चीज़ करनी है, मंदिर में चढ़ा के आनी है, अब आदमी को सुबह ऑफिस से भागना है। अब न्यूमरोलॉजी में क्या हो कि छोटी छोटी चीज़ों से हम छोटी छोटी रेमेडीज़ कर दी। अब नंबर क्या, नंबर सिस्टम आपके पैदा होते ही नंबर आपके साथ जुड़ गया, आपको डेट मिल गई, डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका मंथ आ गया, ईयर आ गया। उसके बाद
आप स्कूल जाना चालू किया, आपको रोल नंबर मिल गया। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक रोल नंबर से जाने जाएंगे, तो नंबर सिस्टम आपकी लाइफ से जुड़ गया। तो नंबर की इतनी पावर है। तो अब न्यूमरोलॉजी में क्या है कि हम देखते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ से जो डेट है, अगर 12 है जैसे मेरा, तो दोनों को मिलाएंगे 3 हो गया, 3 भी 3 हो गया, ऐसे उसको 1 डिजिट पे लाना है। तो उसे बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है। और आपके डेट, मंथ और ईयर, उन सबको टोटल करके फिर एक नंबर पे लाना है। ठीक है। तो वो आ गया कंडक्टर। अब मेरा कंडक्टर 8 है। तो ये ड्राइवर और कंडक्टर है, ये जो इजाद किया अरविंद सूद जी ने किया। वैसे मैंने उनसे नहीं कोर्स किया, बट वो नॉर्थ इंडिया में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है। बट मैंने उनके वेबिनार वगैरह देखते देखते आई गॉट लर्निंग फ्रॉम हिम, बहुत सारी चीज़ें सीखी उन्होंने। तो अब ये दोनों नंबर जो है हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है न्यूमरोलॉजी में, अब 3 नंबर मेरा मूलांक हो गया और 8 नंबर मेरा भाग्यांक हो गया। अब ये दोनों ना मैच नहीं कर रहे। अच्छा। ये देखना होता है कि हमारे ये नंबर जो है कितना सिंक्रोनाइज है। जैसे 1 3, ठीक है, वो मैच कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ नंबर से एनिमीज हैं। तो अगर एक नंबर आपका दूसरा नंबर भी अगर फ्रेंडली हो गया तो आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहेगी। लेकिन अगर दूसरा नंबर एनिमी हो गया तो आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगे। अब आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या एक निकाला कि आपके जो नाम की स्पेलिंग्स हैं, ओके, उससे 1 से 8 तक हम सबको नंबर दे देते हैं। ए को 1, बी को 2, ऐसे एक पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है। उससे फिर आपके नाम से उसके नीचे वही लिखेंगे और फिर उसका टोटल। अब पता लगा कि वो आपके नाम का भी नंबर गलत आ गया। अब इसकी मतलब केस स्टडीज है। अजय देवगन ने नाम चेंज किया, ऋतिक रोशन ने चेंज किया, यस, ये आपके राजकुमार राव ने चेंज किया। बहुत ठीक सारे है, बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत चेंज सारे। किया। तो इन सब लोगों ने इस साइंस को समझा और इसको अपनी लाइफ में यूज़ किया और उन्होंने इससे सब ने कुछ ना कुछ पाया अपनी लाइफ में, अचीवमेंट्स पाई। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यही आपको ले लीजिए आप ऋतिक रोशन। अब ऋतिक रोशन में अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आज आप रोज़ रील देख रहे हैं, डेली रील आ रही है, कोई कह रहे ये कर लो, ये नंबर कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और 80% जितने जो न्यूमरोलॉजिस्ट जो रील भेज रहे हैं उनको पूरी न्यूमरोलॉजी पता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी साइंस ये है कि आपके नाम में जब कौन सा एक अल्फ़ाबेट लगाना है और वो कहाँ लगाना है, उसकी जो फोनेटिक वाइज क्या होगी। अब आप ये देखिए कि ऋतिक रोशन ने आर से पहले एच क्यों लगाया, वो आर के बाद भी कुछ लगा सकता था, अंदर भी कहीं कुछ वो यही साइंस लोगों को नहीं पता है। वो बोलते कहीं पे भी ये लगा ले, 5 नंबर पे ले आ। वो तो अब सबको ये पता लगे 5 नंबर जो है ना लक्की नंबर है, तो अपने नाम को 5 नंबर पे ले आओ। लेकिन ये देखो कि उस 5 नंबर पे लाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि टोटल कितना है, 14 पे है, 23 पे है, 41 पे है या 50 पे है। अब अगर 14 नंबर पे दे दिया तो उस बंदे की लाइफ में कोर्ट केस हो जाएंगे। अच्छा। गलत लांछन लगने लग जाएंगे और उसके ऊपर डेप्ट बढ़ जाएगा। तो ये सारी साइंस है कि किस नंबर पे वहाँ पे आपके नाम को लाना है और उस समय कौन सा टोटल देखना और कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ लगाना है। अब ऋतिक में एच और आर की जो फोनेटिक वॉइस है दैट इज़ वेरी पावरफुल। तो उस फोनेटिक वॉइस के कारण उसके नाम में जो है ना पावर आई और उन्होंने लाइफ में अचीवमेंट करी। तो इसी तरह मैं छोटे एग्जाम्पल ये नहीं है, कंपनियों के भी एग्जाम्पल हैं। आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज करे। आपका जो कैंटारो वाला है उन्होंने नाम चेंज किया तब वो मार्केट में चला। एसेंचर है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, उससे पहले उसका नाम कुछ और था, जब उसने एसेंचर किया वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। तो आप देखेंगे फेसबुक में 2 हैं, आपका कोका कोला 2 हैं और माइक्रोसॉफ्ट 2 हैं, वॉल्वो है 2 हैं। तो ये जो कंपनी के नाम है जो 2 ओ आ रहे हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत है, ओ की वाइब्रेशन बहुत है। तो कंपनी का नाम बहुत मैटर करता है कि आपकी कंपनी का नाम कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, तो वो आपको कितना ऊपर ले जाएगा। तो ये एक छोटी मोटी साइंस नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आप वो देखेंगे वो अपनी कंपनी का नाम बनवाते हैं या टाइम पे अगर उन्हें लगता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम वो नाम चेंज करवाते हैं। उस नाम चेंज करने के बाद उनको जो लाइफ में सफलता मिलती है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। और इसके साथ साथ आपका लोगो भी है। अच्छा। हाँ, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वीडियोकॉन
मल्टीनेशनल कंपनी थी, 1 महीने में बंद होगी ड्यू टू उसने अपना लोगो चेंज किया। उसने वी बनाया, इधर से तो पूरा करा, ये वाला वी आधा कर दिया, बीच में गैप छोड़ दिया और वो कंपनी बंद हो गई। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल है जो सक्सेस का, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3 साल पहले उन्होंने अपना लोगो चेंज किया। उससे पहले दूसरा लोगो था, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के पीछे जो बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर सिल्वर कलर डाला। आज जो उसकी गाड़ी बिकती भी नहीं थी वो भी एडवांस में बिक रही है। सनफीस्ट है, उगता हुआ सूरज है। उसके बाद उसके अंदर कलर क्या है, वो कलर्स आपसे जो उस कंपनी के ओनर से मैच करते कि नहीं करते, उसकी वाइब्रेशन से मैच करते नहीं करते, आपका जो प्रोडक्ट है उससे मैच करते कि नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, मतलब इतना बड़ा फील्ड है कि आप पढ़ते जाओ ख़त्म नहीं होगा। और मेरा ये पैशन रहा, तो बस जब भी टाइम मिलता है तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ, कोर्स करता रहता हूँ और ये नॉलेज गेन करता रहता हूँ। और कोशिश यही है कि मैं इससे अगर लोगों का कुछ भला कर सकूँ, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ पाए, तो बस वही मेरा एम है लाइफ का। अब आपकी इतनी बड़ी लाइफ जर्नी है और आपने इतनी फील्ड में काम किया है, एजुकेशन फील्ड में काम किया है, आप ऐसी 5 कौन सी चीज़ें हैं जो आज के बच्चों को बताना चाहेंगे? 5 चीज़ों में देखिए, सबसे पहली बात है टू नो योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को पहचानो, ठीक है, आप क्या हो, आपका यहाँ पे आना किस लिए, भगवान ने आपको क्या भेजा है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है। तो आप पहले अपनी खूबियों को पहचानो, आपके पास जो कमियां हैं उसके ऊपर काम करो। देखिए, कोई भी फुल प्रूफ नहीं है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास कुछ अच्छाइयाँ तो कमियां भी बहुत है, तो आप उन कमियों पे काम करो, और अब उस कमियों पे काम करोगे तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। दूसरी चीज़ है आपकी क्या कहते हैं, अगर आपको लाइफ में कभी हार मिली है, तो कहीं पे भी रिजेक्शन, हाँ, कहीं पे भी हार मिले को, या फॉर एग्जांपल एक बच्चा फेल हो गया एक बार, ज़रूरी नहीं है कि वो फेल क्यों हुआ। हो सकता है उसकी फैमिली में उस समय कोई प्रॉब्लम हो, ना पढ़ पाया हो या बीमार हो गया हो। तो अभी इसके लिए मैं कहता हूँ, आप देखिए एबिलिटी ख़त्म नहीं हुई उसकी, तो आप ये देखो कि आपके पास एबिलिटी है। ये मत समझो कि अगर आप एक बार हार गए, मतलब रिजेक्शन से नहीं डरना। हाँ, रिजेक्शन इज द लैडर टू सक्सेस। यस, हाँ, क्योंकि आप अगर देखो, अगर कोहली है, वो हर बार सो नहीं बनाता ना, नहीं, तो आप ये कह देंगे कि उसके पास पोटेंशियल नहीं है, ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट वन डे मैच इज ऑन दैट डे हाउ यू आर परफॉर्म। उस डे आपने कैसा परफॉर्म किया, तो उससे आप जाने जाओगे, तो एबिलिटी आपकी वही रहेगी। तो ये दूसरी बात मैं बच्चों को ये बता रहा। तीसरा, आपकी मेंटरशिप। फर्स्ट, पेरेंट्स आपके सबसे बड़े मेंटर हैं, तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर पहुंचे। हर पेरेंट्स यही चाहेगा, तो वो आपको हमेशा मेंटर करेगा। तो आप उसको कभी ये मत सोचिए, अगर पेरेंट्स ने कभी आपको डांट दिया या मार भी दिया गुस्से में, तो वो आपको ये सोचना चाहिए कि ये आपके लाइफ को एक दूसरे एंगल पे ले जाने के लिए किया है। और इसी तरह आपको लाइफ में एक पर्सनल मेंटर होना चाहिए, क्योंकि ये मैं सबसे ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनल मेंटरशिप करता हूँ। अगर मेरे को टाइम पे वो मेंटरशिप मिली होती, आई वुड बी अनदर पर्सन। तो अगर टाइम पे आपको एक सही रास्ता मिल जाए और एक मेंटर मिल जाए जो ये बता दे कि आप इस राह पे चलोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, और अगर आप इस राह पे चलेंगे तो आगे जंगल आ जाएगा, तो ये वो चीज़ जो है ना, वो उनको पता है। और चौथा, आप लाइफ में पैसा कमाना सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने अगर रिश्ते कमाए हैं ना, तो वो सबसे बड़ी बात है। पैसा तो हर कोई कमाता है, कोई कमा लेगा, लेकिन लाइफ में कभी भी पैसों के लिए रिश्तों को दांव पे मत लगाना। और पांचवा, आप चाहे वर्ल्ड के कितने बड़े अरबपति, करोड़पति, CEO, प्रेसिडेंट, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब तक आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं बने, एक आम आदमी नहीं बने और लोगों की सहायता करने वाले नहीं बने, तो वो आपका सब कुछ पैसा वैसा वो सब यही रह जाएगा। तो आपको ये करना है कि पैसा कमाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे आप लोगों की कितनी हेल्प कर सकते हो। आपको मैं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप जो है, आप जैसे कहते हैं ना, वो जो पेड़ फल उसी पे आते हैं जो झुक जाता है। तो आपको, आप अगर धूप बत्ती है, अगर उसको जलाएंगे तो उसको झुकना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे खड़े रहें और जल जाए, तो वो नहीं जलेगी। तो आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, आपको हमेशा जो है ना, ये ध्यान रखना है
कि जो भी सामने वाला है ना, वो आपके लिए ना हमेशा एक बड़ी चीज़ है। आज के जो नई जनरेशन है जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए आज की जो नई जनरेशन है तो ये बहुत इंटेलिजेंट है। और देखिए अब जब से ये जनरेशन आई है, ये स्टार्टअप तभी से आए हैं, आज से पहले कोई स्टार्टअप नहीं थे। नहीं। क्योंकि आप देखेंगे अगर जो जॉब वाला है, एक ना 7 साल तक, मैं माइंड ट्रेनर भी हूँ, तो बच्चों के जो माइंड्स में ना एक ब्लॉक्स बन जाते हैं। जॉब वालों में आप देखेंगे 1% होगा कोई जॉब वाले का बच्चा बिजनेस में आएगा, और बिजनेस वाले का बच्चा जॉब में आएगा। वो बिजनेस कर रहा है, अगर वो IIM से भी MBA कर ले, बट वो अपनी नॉलेज को अपने बिजनेस में यूज़ करेगा, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली के बिजनेस में। क्योंकि एक ना माइंड के ब्लॉक बन जाते हैं। बच्चा देखता है कि मेरे फादर की जॉब है, हर महीने एक सैलरी आती है, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसके पास ना अंदर ये शक्ति नहीं होती कि मैं पैसा लगा दूं एक बार, रिस्क लो। डर होता है रिस्क लेने का। तो वो कहता है लाइफ जैसी चल रही चलो। अब बिजनेसमैन को पता है कि मेरे फादर के पास 10 लाख भी है, 5 लाख भी है, आज नहीं है, कोई बात नहीं। तो उसे पता है कि हमारे को अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि ये तो अब हुए, पहले ज़माने में कहाँ बिजनेस होते थे, जो फैमिली बिजनेस चल रहा था उन्हीं के बच्चे चला पाते थे। बिल्कुल। और लिमिटेड बिजनेस थे। ये जब जैन जी और ये लोग आए हैं तो इनका माइंड बहुत फास्ट है, तेज है, AI की जनरेशन में है, ये सोचते हैं। तो इन्होंने सोचना चालू किया नए नए। आप ये देखिए ना, अभी ये ओला उबर क्या है, कुछ भी नहीं है, दिमाग है, बस दिमाग है, कुछ भी नहीं है, ना उसका अपना है ना उसका कुछ है, दूसरों का यूज़ करके और इनकम जनरेट करी। तो ये जो आइडियाज़ इनके पास आए हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज के टाइम में ये जॉब देने वाले बन गए हैं। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे कमी है जो जॉब्स नहीं है। तो अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 100 लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े विजनरी हैं। तो उस विज़न के ऊपर अपना काम करो। और फंडिंग के लिए VC बहुत हैं और कोर्सेज भी चल रहे हैं। कुछ 1-2 गुड़गांव में कंपनी है D2C और ऐसे हो रहे हैं जो आपको 6-6 महीने की पूरे प्रोग्राम कराते हैं, मेंटरशिप। और उसमें फाउंडर मेंबर आ रहे हैं जिन्होंने मतलब जीरो से लेके 5,000 करोड़ तक का एम्पायर तैयार किया। तो वो अपनी जर्नी वहाँ शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने करा और कैसे वो यहाँ पे पहुँचे, अपने को ब्रांड बनाया। तो मैं उनको ये कहूँगा कि अपनी लाइफ में जो आइडियाज़ हैं उनको अपने तक ना रखें, कोशिश। और अगर कभी भी लाइफ में हार का सामना करना पड़े तो वो समझिए वो आपको सक्सेस की सीढ़ी है, वो सिखा रहे हैं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जो फेल हो जाते हैं, कई बार वो ये कहते हैं कि फिर लोग कहने लगे कि यार तू फेल हो गया, तू कुछ कर नहीं सकता। फेलियर मीन्स हाँ, लर्निंग। फेलियर्स मीन कि वो आपका माइंड को उसी समय उसने बोला कि अब जो है ना इस फेलियर से सक्सेस कैसे लेनी है। तो मैं बच्चों को एक छोटा सा शेर है जो मैं अपने हर पॉडकास्ट में और हर जहाँ भी लोगों के बीच में बोलता हूँ कि सफीना होता है एक छोटा सा जहाज, छोटा जहाज समुद्र में चल रहा है, सफीनों को डुबो दे जो उसे तूफान कहते हैं, और जो ना घबराए तूफान से उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है। तो ये कि भगवान ने आपको इतनी बड़ी पावर दी है तो अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप जो चाहो कर। आप मतलब छोटा सा उदाहरण देता हूँ, वो आप बिहार में देखो, वो मांझी जो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई, उसने एक पहाड़ काट के इतना डिस्टेंस खत्म कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं कि आपको तो भगवान ने इतनी पावर दी है, बट आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। तो वो कहते हैं ना अहम ब्रह्म अस्मि। तो आपके अंदर तो सब कुछ है, तो आप जो चाहो करना चाहते हो। और उसके बाद ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है ना, जब तक मैनकाइंड ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं करोगे तो वो पैसा आपके लिए बेकार है। अगर आप एक अच्छा कमा रहे हो तो जैसे हमारे पुराने ज़माने में था, दशांश निकालते थे हम। अगर आप इतना नहीं कर सकते, 5% अपनी इनकम का चैरिटी में करो। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो आप चैरिटी करोगे, जो अगर आपने भूखे को खाना खिला दिया, आपको वो जो दुआ देगा ना, आप समझ नहीं सकते कि वो दुआ आपको कहाँ तक पहुँचा देगी। तो इसलिए ज़िंदगी में बद्दुआ मत लो कभी की, और ऐसे काम करो कि आपको दुआ में। अब आप देखो हॉस्पिटल में देखो, डॉक्टर है, सर्जन है, वो जब OT में जाने लगता है तो आप सबसे यही बोलता है परिवार से, देखिए मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, बट मैं भी भगवान से दुआ करूँगा और आप भी दुआ करो। क्योंकि वो कह रहे कि मैं करूँगा जो मेरे को नॉलेज है, लेकिन बचाएगा कौन, वो दुआ बचाएगी। हाँ, और ये मतलब मैं अपना ही छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में देखिए कोशिश ये रही कि लोगों की हेल्प करूँ।
मेरे फादर ने मेरे को यही सिखाया कि बेटा अनकंडीशनल हेल्प, मैं ये देख के नहीं करनी कि इससे मेरे को कुछ मिलेगा, अनकंडीशनल हेल्प। और वो हेल्प करता रहा, तो आज उन लोगों की दुआ से आज मेरे को ये मुकाम हासिल हुआ है। ये सब उनकी दुआएं हैं, और वो दुआ मिलती रही और मैं ऊपर बढ़ता गया और सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता गया। तो अतुल जी, आपने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की और ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगी होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल रहा। आज तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए उसमें सबसे बेस्ट रहा है, और आशा करता हूँ कि आपने भी इसमें से बहुत कुछ अपने लिए सीखा होगा। और मैं चाहूँगा कि अतुल जी की बताई बातें अपने जीवन में लागू करें। और क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े या हमारे मेंटर हमें कुछ बताते हैं तो उसी के अंदर सक्सेस छुपी होती है, और अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, अरे यार ये क्या कह रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आप उनको अपनाएं। अगर आप रोज़ कुछ सीखें, पॉडकास्ट चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहे हैं, मैं कहता हूँ आप अपने अंदर रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करें तो 365 दिन में 365% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो लाइफ इज़ लर्निंग। 60 साल के हो जाओ तो भी लर्निंग, 70 के हो जाओ तो भी लर्निंग। और अगर हम ये चीज़ अपने अंदर कर लेना कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ सीख चुका हूँ मैं, यहाँ आपकी फिर नेगेटिविटी और डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, देखिए आपने नॉलेज गेन कर ली, अपने पास रख ली, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल। और मेरा जो मूल अंक भी 3 है, वो बृहस्पति का अंक है। तो बृहस्पति सबसे बड़े, आपको देखेंगे ग्रह भी सबसे बड़ा है पूरे ऑर्बिट में, और वो पूरे देवताओं के गुरु रहे हैं। तो उन्होंने सिखाई है कि शायद मतलब मैंने जो अपना बर्थ चार्ट देखा तो मेरा, जैसे कुछ लोगों का जन्म होता है ना, इसलिए होता है कि दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो मेरा जो जन्म है इसीलिए वो, और मतलब मेरे बर्थ चार्ट से ये कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अच्छा। हाँ, इसके बाद मोक्ष है मेरा। अच्छा। और मेरी एज भी 100 ईयर्स तक है। आप ये मेरी गर्दन पे देख रहे हैं, 3 लाइनें हैं। ओके। ये आपको नहीं मिलेंगी किसी के। ये समुद्र शास्त्र होता है। तो ये समुद्र शास्त्र बताता है। समुद्र शास्त्र होता है कि आपके हाथ पे और क्या किस तरह से हैं आपको मैं एक बात बताऊं तो, जैसे आपने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, महान कलाकार थे, उनके कान देखे चिपके हुए थे ऐसे। ये हमारे कानों के बीच में गैप होता है, तो एक समुद्र शास्त्र है। तो अगर वो कान जिसके चिपके होते हैं ना, वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। दे आर द ग्रेट पर्सनैलिटीज। और दूसरा, हाथ लंबे होना, भगवान राम के हाथ घुटनों तक आते थे, और महात्मा गांधी के भी। तो ये समुद्र शास्त्र है, ये एक अलग साइंस है। ये आपकी बॉडी के अंगों को देख के, उनके निशानों को देख के बताती है कि आप क्या हैं और आपके पास क्या पावर है। तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ कवर नहीं किया है, इसके लिए आपके साथ एक बार और बैठना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं। तो मैं मॉडल एक्टर भी हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियो सॉन्ग में काम कर चुका हूँ, 2 वेब सीरीज में काम कर चुका हूँ, और कुछ कमर्शियल ऐड करे। ये मैंने 57 की एज में मॉडलिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। तो ये मतलब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया, अफर्मेशन का कोर्स किया, और आपका विजुअलाइजेशन। तो अभी मेरी एक बुक आने वाली है, वही लैडर टू सक्सेस, हाउ टू सेट योर गोल एंड हाउ टू अचीव योर गोल बाय यूजिंग दीज साइंस। ओके। हाँ, तो और एक बुक और अभी मैंने तैयार कर रहा हूँ, जीवन एक रहस्य। ओके। तो क्योंकि अभी तक कोई भी व्यक्ति है वो इस जीवन को समझ ही नहीं पाया, तो क्या प्रॉब्लम हुई या हुई। चलिए, आपके साथ अब एक और पॉडकास्ट करेंगे, और और बहुत सारी मुझे लगता है बातें रह गई हैं जो आज हम नहीं कर पाए। हाँ, नहीं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नमस्कार।